आप सभी का मोहसिन खान क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो विदाउट टाइम पास करे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक बार भाई हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन दिखता है आपको, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम पढ़ने वाले इस टॉपिक में हम। तो नॉर्मली जैसा हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन रहते हैं उसी तरह का ये क्वेश्चन रहता, पर थोड़ी सी लैंग्वेज वगैरह इसकी थोड़ी हार्ड है। आप देख रहे होगे तो थ्योरी वगैरह में मिक्स क्वेश्चन है, और जनरली जो क्वेश्चन थ्योरी मिक्स वाले रहते हैं थोड़े से टिपिकल दिखते हैं। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। मेन क्वेश्चन बेटा एन की वैल्यू निकालना है। तो कहीं ना कहीं एन होगा, वो निकाल के बताना है। फॉर विच जेड की वैल्यू आपको ये दी हुई है। तो देख रहे होगे आप जेड के अंदर ये एन दिख रहा है, इस एन को निकाल के बताना है। तो इसमें से एन कब निकालना है? तो जब आपको आगे ये दिया हुआ है सेटिस्फाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर जो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती, यानी ये दोनों बेटा आपस में इक्वल है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में ये समझते हैं कि इस साइड को इस साइड के इक्वल शो करना है बेटा। आप देख रहे होंगे तो कई भी क्वेश्चन में शो डेट नहीं दिख रहा, प्रूव डेट नहीं दिख रहा, वेरीफाइड डेट नहीं दिख रहा। ये क्वेश्चन बेटा प्रूव डेट का नहीं है। बहुत सारे बच्चे यही मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन प्रूव डेट का है। ये क्वेश्चन में बेटा मेन टारगेट है आपकी एन की वैल्यू निकालना। जब ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है तो एन की वैल्यू निकालो, ये आपका क्वेश्चन। तो ये दोनों आपस में बेटा आपको इक्वल दिए हुए हैं, तो इन दोनों की वैल्यू निकाल के अपन इन दोनों को इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करके हमको एन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो भाई चालू करते क्वेश्चन की शुरुआत। करते हैं। तो ऑब्वियस है बेटा हमको एक इक्वेशन दी हुई है, और देख ले आप बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन देख ले आप, हर पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी हुई रहती। तो स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे बेटा। तो नंबर 1 स्टार्ट विद हमने सॉल्यूशन करें, और सॉल्यूशन लेके बाद हमने क्या करें बेटा, जो भी इक्वेशन था उसको कॉपी करके एज इट इज़ लगा दिए। एज यूजुअल जैसा था वैसा लगा दिए, देख सकते हैं आप। अब कैसा रहता है बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन में, पहले ये डिसाइड कर ले आप कि आपके छोटे वेरिएबल कौन से हैं और बड़े वेरिएबल कौन से हैं। तो बेटा ये तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन को देख के भी डिसाइड कर सकते हैं कि बड़ा वेरिएबल कौन है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, दो दो जगह आप देख रहे होगे तो यहाँ भी जेड ऊपर है और यहाँ भी जेड ऊपर है, तो जेड आपका बड़ा वेरिएबल हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए बड़े वेरिएबल का आंसर जीरो नहीं होता बेटा कभी भी, ये ध्यान रखिए। छोटे वेरिएबल देखो बेटा नीचे डी टी दिख रहा और एक जगह डी आर दिख रहा, तो छोटे वेरिएबल दो हो गए। लेकिन ध्यान रखिए जब छोटे वेरिएबल आपने डी टी और डी आर को बोले, तो जब डी आर से करेंगे तो टी आपका कांस्टेंट रहेगा, और टी से करेंगे तो आर कांस्टेंट। लेकिन दोनों सिनारियों में आपका जेड बड़ा ही वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो जेड की वैल्यू आपके दो वेरिएबल में दिए, देखो यहाँ पे टी भी दिख रहा होगा, टी भी दिख रहा और आर भी दिख रहा, यानी जेड की वैल्यू आपके दो वेरिएबल में आपको दी हुई है। ठीक है, अब करना क्या बेटा, तो आपको एक ऐसा पार्ट बनाना है और एक ऐसा पार्ट बनाना है। ये शो डेट नहीं करना है यार, बार बार आप शो डेट समझ लेते हैं। क्वेश्चन है एन की वैल्यू निकालो जब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये आपको दिया हुआ है, ये इसके बराबर है। तो पहले हम इसको बना रहे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको बनाएंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे, और दोनों को इक्वेट करके हम एन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमने प्लानिंग चालू कर दी बेटा। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। पहले हम ये इतना बड़ा पार्ट बनाने जा रहे, इतना बड़ा पार्ट बनाने जा रहे। इतने बड़े पार्ट में आपको अंदर से प्लानिंग करना पड़ेगा, यानी जेड को पहले आर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब ये बन जाएगा तो उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जब ये आ जाएगा तो उसको आर से डिफरेंशिएट करेंगे। फिर जब वो आ जाएगा तो उसको 1/r² से मल्टीप्लाई, यानी प्लानिंग यहाँ से चालू होगी। लेकिन ध्यान रखिए बेटा वैसे तो हम डिफरेंशिएट ये जेड को अभी भी इसी वक्त आर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जेड की वैल्यू आर में है तो आप आर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ध्यान रखिए बेटा जब भी ऐसे दो टर्म इंटू में दिखे और बहुत सारी पावर दिखी, तो आपने 12 के अंदर बेटा एक टाइप पढ़े थे कि जब भी बहुत सारे टर्म इंटू या पावर वाले दिखे तो ऐसे इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करते हुए
पहले हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लगा के बेटा क्वेश्चन को ईजी बना लेते। मैंडेटरी नहीं है लॉग लगाना, बट मैं बताया कि लॉग लगाने से चीज़ें ईजी हो जाती। ठीक है, तो चलो भाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लगा दिया। उसका रीज़न दिया मैंने, लॉग लगाने से, लॉग के रूल लगाने से हार्ड वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता, तो इसलिए मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लगा दी। ऑब्वियस है लॉग लगेगा बेटा, तो इस टर्म को लॉग लगेगा, तो देख सकते हैं आप लॉग के अंदर जेड आ गया। इसी तरह बेटा ये पूरी टर्म को भी लॉग लग गया। उम्मीद करते हैं ये समझ गया, लॉग ऑन बोथ साइड लगा दिया आपने। अब बेटा लॉग लगाने का रीज़न ये था कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, तो दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म को बेटा एक सिंपल पार्ट में स्प्लिट अप करना है, करके हमने लॉग लगाया। तो ऑब्वियस है बेटा अब हम लॉग के रूल ज़रूर लगाएंगे, ये तो ऑब्वियस है। अब लॉग के रूल तो याद होना बेटा। अब आप बोलेंगे हमारे लॉग के रूल भी वीक है, तो बेटा इसमें क्या करें हम? ज़्यादा से ज़्यादा लॉग के रूल आपको लिख के दे सकते बेटा। अगर जो लॉग के अंदर बहुत सारे टर्म इनटू में आए बेटा, तो लॉग का रूल बोलता बेटा दोनों का लॉग सेपरेट कर दो, और इनटू रहा तो बीच में प्लस लगा दो बेटा। अब जो रूल आपको पता नहीं होगा वो हमने बेटा आपको लगा के बता दी। ये हमारा रूल लग रहा है बेटा यहाँ, ठीक है, ये लगा के बता दी। देख सकते हो बेटा हम अप्लाई करके बताते हैं। लॉग जेड, यहाँ तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, चलते रहेगा। इधर बेटा लॉग का रूल लगा, बीच में इनटू है, तो एक लॉग इसको चले गया और एक लॉग इसको चले गया बेटा, दोनों का लॉग सेपरेट होगा और इनटू की वजह से प्लस आ गया। रूल भी लिख के दिए बेटा, दोनों का लॉग इनटू में सेपरेट होता और इनटू रहा तो प्लस हो जाता। अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बता सकते ना बेटा आपको, यानी रूल ही लिख के दे दिए, तो अब और क्या समझेंगे आप? बस घर को बैठ के प्रैक्टिस करना है। इनटू रहा तो बीच में प्लस आ जाता, दोनों का लॉग सेपरेट हो गया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हो बेटा, हमारा टारगेट था इंटू वाली टर्म तो गायब होगी, प्लस आ गया, पावर वाली टर्म भी नीचे आ जाती बेटा। लॉग का रूल, काश आपको एक लॉग का रूल याद रहता तो और मज़ा आ जाता, बट मुझे पता है आपको लॉग का रूल पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं बेटा। लॉग के अंदर टर्म रही और टर्म के ऊपर पावर रही, तो पावर सामने आ जाती बेटा। हाँ लेंदी क्वेश्चन होने वाला बेटा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस, सिलेबस का पार्ट रहता है ये। हालांकि ये क्वेश्चन आप बेटा पूरे 10 के 10 बेटा 5 साल के PY देख ले, कभी ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हुआ है फाइनल एग्ज़ाम की, बट ये कॉलेज की सेशनल वगैरह होती या कभी कभी अगले ये साल आ भी सकता बेटा, इसलिए हम पढ़ लेते। बट अगर जब आप देखेंगे कोई भी पेपर में क्वेश्चन कभी आया हुआ नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, एक बढ़िया रेपुटेड क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत मज़ेदार आता। और वैसे भी आपका कॉलेज बेटा गवर्नमेंट है, रेपुटेड लोग हैं, तो ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए करके हम पढ़ा रहे बेटा, स्पेशल वीडियो बना रहे स्पेशल क्वेश्चन के लिए बेटा। लेकिन क्वेश्चन ईजी है बेटा, तब समझिए लॉग का रूल लगा, और लॉग का रूल लगने जा रहा है बेटा। लॉग के अंदर टर्म है और टर्म के ऊपर पावर है बेटा, पावर सामने आती है बेटा। अब इसके सिवा क्या बता सकते बेटा, लिख के दे दे रहे आपको लॉग के रूल, ठीक है। वो यहाँ अप्लाई भी करके बता रहे बेटा, आपको अप्लाई भी करके बता रहे। लॉग के अंदर देख सकते टर्म है और टर्म के ऊपर पावर है बेटा, तो वो पावर सामने आ गई, देख सकते हैं एन सामने आ गया, तो लॉग टी बच गया बेटा। उम्मीद करते हैं समझा। इसी तरह बेटा यहाँ ऊपर पावर है बेटा, लॉग के अंदर ई है और ई के ऊपर पावर है बेटा, तो ये पावर सामने आ जाएंगी, तो ऑब्वियस है बेटा प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और r² आ गया, और चलते चलते बेटा यहाँ लॉग ई बच गया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें हार्ड कुछ भी नहीं बेटा, जस्ट मैं लॉग के रूल लगा रहा और चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा। मल्टीप्लिकेशन गायब हो गया, पावर गायब हो गई, लेकिन चलते चलते और एक चीज़ दिख रही होंगी बेटा आपको, यहाँ लॉग ई आ गया बेटा। तो मैथमेटिक्स के अंदर बेटा 11वीं के अंदर आपने कहा लॉगरिथम पढ़े होगे, तो लॉगरिथम के रूल बोलते बेटा कि जब भी ज़िंदगी में लॉग ई आया तो लॉग ई की वैल्यू 1 आती बेटा, तो मैंने इस रीज़न से लॉग ई की वैल्यू 1 डाल दिया। बाकी बेटा सामने के आप देख सकते एज इट इज़ टर्म है और लॉग ई की वैल्यू 1 आ गई। और ये तो कॉन्सेप्ट अच्छे है बेटा आपके कि इंटू में 1 आया तो इंटू में 1 लिखते नहीं, इंटू वाला 1 गायब कर दिया हमने और ये आ गया बेटा। तो देख सकते बेटा मैंने एक कितनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म थी ये, इस टर्म को हमने लॉग लगा दी बेटा, तो इंटू गायब हो गए, पावर गायब हो गए बेटा, और देख सकते हैं आप कितने आसान टर्म बन गए बेटा, 2 टर्म माइनस में आ गए और देख सकते हैं आप कितना इजी बन गया, ठीक है बेटा। तो ये मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, बस जस्ट ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म को लॉग लगा के सिंप्लीफाई करा और अब जाके इक्वेशन नंबर 1 थी बेटा। आई रिपीट क्वेश्चन बहुत लेंथी है बट ईजी है, समझ में पूरा आ जाता, बट आप थोड़ी सी घर को बैठ के ऐसी मेरी जैसी मेहनत करेंगे, एक क्वेश्चन को 3-3 बार लिखेंगे तो क्वेश्चन मैटर नहीं करता बेटा, ठीक है। इजी क्वेश्चन रहते, बस मेहनत करना पड़ता बेटा। आप बोले मैं पढ़ता ही नहीं, बस
देख लेता ना ना बेटा, एक क्वेश्चन को 3 बार मिनिमम करना पड़ता, कोई भी क्वेश्चन तो आपको आ जाता। अब ये तो स्टेप याद कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना बेटा। अब ये मेरे को इतने अच्छे सिस्टमेटिक बता के आया, तो आपको तो सिर्फ पढ़ना है, लिखना है और पेपर में छाप के आना है। ठीक है बेटा, फाइनली इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप बोलेंगे क्या करना है बेटा, तो ऑब्वियस है बेटा, हमारा टारगेट था ये टर्म बनाना बेटा। हाँ तो बेटा अब हम बनाएंगे डेल जेड बाय डेल एक्स, यहाँ से चालू करेंगे अपनी प्लानिंग। बेटा सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये अंदर की टर्म बना रहा बेटा, डेल जेड बाय डेल आर। यानी बेटा शॉर्टकट में हमको इक्वेशन को आर से डिफरेंशिएट करना है। जैसे ही आर से करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका डेल जेड बाय डेल आर बन जाएगा। इन शॉर्ट यानी डेल जेड बाय डेल आर बनाना यानी आर से डिफरेंशिएट करना, बस खत्म। यानी डिफरेंशिएट आर से करना। तो देखो मैंने प्लानिंग चालू कर दिया बेटा, है इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, क्योंकि इसी इक्वेशन को आगे बेटा ये z वाली इक्वेशन को आगे हमको टी से भी डिफरेंशिएट करना है। इसको नंबर 1 देके छोड़ दो और चलो हमने डिफरेंशिएट करना चालू कर दिया बेटा। सबसे पहला डिफरेंशिएट रट्टा नहीं मार रहे बेटा, हिंदी में बार बार बता रहे आपको, ये बता रहे कि भाई हमको डेल जेड बाय डेल आर बनाना है तो आर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डेल जेड बाय डेल आर की मीनिंग आर से डिफरेंशिएट करो, आर से डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो चलो मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर कर दिया बेटा। पार्शियल करना है, ऑब्वियसली बेटा ये सिंबल आपको समझता होगा, तो ये सिंबल जो रहता है ये पार्शियल डेरिवेटिव का रहता है। तो चलो भाई पहले सबसे पहले अंदर की टर्म बना रहे। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, और ऑब्वियसली इसको इक्वेशन बोले तो ये वाली इक्वेशन बेटा, बोले तो ये वाली इक्वेशन, बस इतना ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो चलो भाई डिफरेंशिएट कर दिए। अब आपका डिफरेंशिएट अच्छा होगा बेटा पार्शियल डिफरेंशिएट आर से, तो देख ले बेटा ये पार्शियल डिफरेंशिएट आर से लॉग जेड को लग गया। हाँ आप चाहो तो बेटा यहाँ मज़ा ले सकते, यहाँ मज़ा ले सकते, मैं मज़ा लेके बताता आपको, मज़ा लेके बताता बेटा। आप चाहो तो यहाँ एक मज़ा ले सकते भाई। हाँ बेसिक करना है बेसिक कर सकते बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कुछ रॉन्ग कर रहे हैं भाई, ये 2 स्टेप ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा डेरिवेटिव वीक है तो 2 स्टेप ज़्यादा कर रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव बेटा ये लिखा मैंने, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, किसको, ऑब्वियस है ऊपर लॉग जेड आ गया। और अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, किसको भाई, किसको भाई, ये पूरी टर्म को पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है बढ़िया। हाँ और चैनल पे अगर नए हैं बेटा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगले लेक्चर अब कंटिन्यू 2-3 लेक्चर आने वाले हैं। और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना बेटा, आपके लिए काम किया जा रहा। और गलती से कुछ भी गलती हुई या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स ओपन रहता है बेटा, उसमें आप चैट भी कर सकते हैं अगला वीडियो किस पे होना। हाँ ये भी आप नेक्स्ट भेजें, और आपकी खुद की ब्रांच लिख के भेजें भाई, ब्रांच लिख के भेजें आपकी कौन सी ब्रांच है। ठीक है ये लिख के ज़रूर भेजें, थोड़ा सा काम है आपकी ब्रांच से, तो जिस जिसकी जो ब्रांच है लिख के ज़रूर भेजें कमेंट बॉक्स में। और कोई डाउट रहा तो कमेंट में डाल दे, मैं पढ़ के, और वीडियो कौन सा होना अगला वो लगा दे। ठीक है चल आगे जाते हुए। हाँ भाई कहाँ पे थी, प्रवचन अपना कहाँ चालू था, प्रवचन भूल गए सर अपन, प्रवचन भूल गए। ये है सर, इधर भी डेटिव लगा दिया आर से आपने और इधर भी डेटिव लगा दी, ये प्रवचन चालू था अपना, यहाँ तक अपन आगे डेटिव लगा दिए दोनों तरफ। आर से लगा बेटा डिफरेंशिएट, आर से डिफरेंशिएशन लगा दिए। चलो भाई आगे हम मैनेज कर लिए स्टेप, बीच में अपने एक यहाँ तक अपन आगे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, इधर के टर्म को भी आर से लगा दिए और ये पूरी टर्म को भी आर से डिफरेंशिएट लग गया। अब समझो बेटा ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, आपको पहले ही वेरिएबल डिसाइड करना पड़ता बेटा। तो मैंने पहले ही बता दिया आपका z बड़ा वेरिएबल है, r और t छोटा वेरिएबल बेटा। हाँ तो ध्यान रखिए z आपका बड़ा वेरिएबल है, ये मैं आपको इसके पहले भी बता चुका, और ये वीडियो में हम ये बहुत इस चीज़ पे बहुत जोर देंगे बेटा। ठीक है तो मैं इधर की बात कर रहा बेटा, इधर की बात कर रहा हूँ, इधर की बात कर रहा हूँ। देखिए बेटा चले भाई ये समझाते हो। अब देखो बेटा ये डे टू आर से चालू है, तो अगर जो आपके पास पेज होगा बेटा पेज लेके बैठा हूँ, मैं समझा के दे रहा हूँ आपको, पेज लेके बैठा हूँ, पेज लेना पड़ेगा आपको। इसको डेरिवेटिव बोलते बेटा, इसको लॉग बोलते बेटा, और लॉग के एंगल में बेटा आर आना चाहिए था, क्योंकि डे टू आर से चालू है, क्योंकि वेरिएबल आपका आर है, लेकिन आर हमारा छोटा वेरिएबल है तो आर आना चाहिए था यहाँ। अब आर ना आते हुए बेटा जेड आ गया, और जेड ध्यान रखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, जेड तो आपका बड़ा वेरिएबल है, यानी आर वेरिएबल की जगह जेड वेरिएबल आ गया बेटा। तो जब भी ऐसा हुआ ना बेटा आर वेरिएबल की जगह जेड आ गया, तो 2 मिनट के लिए इस टर्म को बेटा एक्स बोलना, क्या बोलना, एक्स। तो ये बन गया बेटा आपका डेरिवेटिव, ये बन गया लॉग,
और इसको 2 मिनट के लिए x बोलना, क्योंकि बेटा r की जगह z वेरिएबल आ गया, लेकिन z हमारा वेरिएबल है, गलती से z वेरिएबल नहीं रहता तो आंसर 0 हो जाता था कांस्टेंट टर्म का। बट ध्यान रखिए, इसको डेरिवेटिव बोले, इसको लॉग बोले, इसको डेरिवेटिव बोले, इसको लॉग बोले, और जब भी कोई चेंज होगा तो उसको x बोलना। फॉर्मूला नंबर 5 देखिए, ये डेरिवेटिव है, ये लॉग है, और इसको x बोले आपने, तो log x का डेरिवेटिव बेटा आंसर आता 1/x। लेकिन यहाँ x की जगह आप देखेंगे तो x की जगह दूसरा वेरिएबल z है, तो आपको z लिखना भी पड़ता बेटा, और उस z का डेरिवेटिव निकालना पड़ता r के रिस्पेक्ट में। उम्मीद करते हैं चेन रूल समझा, इसको चेन रूल बोलते बेटा। जब भी कोई x की जगह टर्म आ जाती है तो उसको 2 मिनट के लिए x समझते हैं। और फॉर्मूला नंबर 6 मैंने करके बोला, पेज हाथ में रखो, पेज देखते रहो, बगैर पेज के कहाँ समझेंगे, आपको log x का भरला ही याद नहीं तो क्या क्वेश्चन आएगा आपको। log x का रेट बेटा 1/x होता है, तो मैंने 1/z लिखा, और उसका डबल डेरिवेटिव भी लिया मैंने r के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डेरिवेटिव r से चालू है। उम्मीद करते हैं चेन रूल समझा, ठीक है। पेज हाथ में रखो। रूल नंबर 2 बेटा, रूल नंबर 2, पेज में रूल है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बोलता है कि एक डेरिवेटिव रहा और दो टर्म जब भी ऐसे माइनस में रहे तो रूल नंबर 2 बोलता है दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट चेक कर लो। डेरिवेटिव मैंने एक इसको दे दिया पहली टर्म को, और एक डेरिवेटिव उसको दे दिया। उम्मीद करते हैं समझ रहा। नेक्स्ट 1/z साथ में चलेगा, और ऑब्वियस है z आपका बड़ा वेरिएबल है, तो जब भी बड़ा वेरिएबल आता है दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं del z अपॉन del r। ये भी समझा, उम्मीद करते हैं। अब ये डेरिवेटिव इसके पास है, ये डेरिवेटिव इसके पास है। अब ये डेरिवेटिव कैसा निकलेगा गौर से देखें। डेरिवेटिव आपका r से चालू है, तो पहली बात तो डेरिवेटिव r से चालू है तो r वेरिएबल है, इसमें r तो दिख रहा ही नहीं। रही बात z आपका बड़ा वेरिएबल है, z भी नहीं दिख रहा, न यहाँ r है न z है, तो जब r भी नहीं दिख रहा और z भी नहीं दिख रहा तो ऐसी टर्म को बेटा कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। आप फॉर्मूला देख सकते हो बेटा, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव फॉर्मूला नंबर 2 है। पहले तो ये पहचान में आना बेटा कांस्टेंट टर्म है। मैंने कैसा कांस्टेंट टर्म बोला, r से चालू है तो r भी नहीं दिख रहा, और ध्यान रखें z आपका बड़ा वेरिएबल है वो भी नहीं दिख रहा, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो गया। अगेन बेटा डेरिवेटिव r से चालू है, हाँ सर इसमें r² दिख गया, इसका आंसर आएगा। बट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं बेटा, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 का कहना ये है कि जब भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट टर्म इनटू या डिवाइड में रही तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती बेटा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती। इट मीन्स आप देख सकते हो बेटा 1/40 बाहर आ गया और आपके डेरिवेटिव के अंदर r² बच गया, डेरिवेटिव के अंदर r² बच गया। देख सकते हो बेटा मैंने क्या बोला, कांस्टेंट टर्म डिवाइड वाली बाहर आ गई, ठीक है। चलो आगे जाते बेटा, आगे जाते आगे जाते आगे जाते। 2 मिनट यहाँ थोड़ी सी एडजस्ट कर देता है 1-2 स्टेप, ताकि और अच्छा समझ जाए आपको। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ गया। ये ऊपर ले लिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते, एक बीच में स्टेप डाला मैंने, इसको थोड़ा नीचे कर लेते, आ गए भाई। तो चलो ये सामने का 1/z बिल्कुल सर ये चलते रहेगा, del z/del r ये भी चलता रहेगा। हाँ सर 0 को लिखते नहीं, ये गायब हो गया, माइनस को लिखना पड़ेगा बेटा, -1/40, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई। और बेटा देख सकते हैं आप फॉर्मूला नंबर 23, पेज तो हाथ में रखना पड़ेगा बेटा। तुम बोलेंगे मेरे को एक फार्मूला याद नहीं है तो मैं क्या करूँ उसमें, r² का डेरिवेटिव r से, r² का डेरिवेटिव r से 2r होता है बेटा। और फाइनली बेटा देख सकते हैं आप यहाँ कैंसिल हो जा रहा, 2 × 1 = 2, हाँ 2 × 2 = 4, और फाइनली आपका आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। नीचे देख सकते हैं आप 1/z del z/del r चल रहा, और ये r से बेटा मैंने -1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो -r/2t आ गई, ठीक है। तो कर रहे क्या थे बच्चे हमारे, वही भूल गए बेटा, हम क्या कर रहे थे बताते हैं आपको। हमारा टारगेट था del z/del r बनाना, तो फाइनली आप देख रहे होंगे इतना सारा डिफ्रेंशिएट करे बाद del z/del r की टर्म जनरेट हो गई, del z/del r की टर्म जनरेट हो गई, del z/del r की टर्म जनरेट होगी, देख सकते हैं आप। हाँ ये कैंसिल हो गया, ये बच गए। अब del z/del r की वैल्यू निकालना है तो z को ट्रांसफर कर लो। अब इतना बेसिक तो अच्छा होना चाहिए बेटा, del z/del r इधर आ गया और डिवाइड का z उधर इंटू में चल गया, बाकी तो एज इट इज़ दिख रहा हूँ आपको, rz/2t आ गया, ठीक है। तो ये फाइनली बेटा आपने del z/del r निकाल लिया, आपने r से डिफरेंशिएट करे थे और आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, तो ऊपर जाके बार बार देखना पड़ेगा आपको इसके बाद क्या करना है। तो आप देखेंगे बेटा अब उसने क्या किया, अब उसने क्या किया बेटा, जो आंसर आया इस आंसर को अब r² से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस आंसर को r² से मल्टीप्लाई। तो बेटा क्वेश्चन को देख देख के काम कर रहा मैं, मल्टीप्लाई बाय r² ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय r² ऑन बोथ साइड। बेटा देख सकते हैं सब लिखा हुआ है, ये लिख के रखा मैंने ताकि फटाफट हो जाए, नहीं तो बेटा ये लेक्चर ही 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, कर ये लिखने में आसानी हो गई। मल्टीप्लाई बाय r², और आई रिपीट
क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेंदी बहुत है बेटा, पेपर में कभी नहीं आए, ये यूनिवर्सिटी के पेपर में एक भी पेपर देख लो आप कहीं नहीं आए। दो बातें बोल सकते हैं आप कि कभी आएगा ही नहीं मरते दम तक, या एक बार बोल सकते हैं भाई सरप्राइज हो सकता है, और 6 मार्क का एक ही क्वेश्चन आता। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ा के दे दिया मैंने। बट प्रीवियस ईयर देखेंगे आप तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन दिखेगा नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है, कॉलेज के एग्ज़ाम लेवल पे आते रहते हैं, कॉलेज की मिड एग्ज़ाम वगैरह में, तो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं भाई। चलो भाई आगे क्या हुआ, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, बच्चे कैसे मल्टीप्लाई करे बेटा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इतना तो आना चाहिए बेटा। इधर भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, देख सकते हैं, मस्त ज़बरदस्त हो गया। आगे जाते बेटा, ये आपकी टर्म बन गई जो आपको बनाना है, धीरे धीरे अपन वो टर्म बना रहे हैं, और इतने बेसिक अच्छे होना चाहिए बेटा, आर स्क्वायर से आर को मल्टीप्लाई करें तो आर क्यूब आता, बाकी तो सब एज इट इज़, और सामने जो टर्म रही थी उसको ऊपर ही मल्टीप्लाई करती, इतना बेसिक भी अच्छा है। आगे बेटे टर्म आपकी, फिर आगे और ऊपर जाओ आप, और ऊपर जाओ और देखते रहो क्या क्या करना है। हाँ सर, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब ये पूरी टर्म को बेटा डिफरेंशिएट करना है आर से बेटा, यानी ये जो आंसर आया आपका उसको डिफरेंशिएट आर से करो आप। ठीक है, तो चलो भाई अब ये टारगेट बनाते हैं, इसको टारगेट बनाना है, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्या क्या होगा बताता मैं, पहले हमने डेल जेड बाय डेल आर निकाले, उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करे। अब ये जो आंसर आया उसको डिफरेंशिएट आर से करना है, तो चलो भाई हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये जो टर्म है उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बेटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर कर दी बेटा। अगेन की मीनिंग समझते बेटा, इसको भी डेरिवेटिव लगाओ और इसको भी डेरिवेटिव लगाओ, लगाते भाई दोनों तरफ डेरिवेटिव। उम्मीद करते बेटा आपको समझा। इस टर्म को देख सकते सामने डेल डेल आर आ गया, बाकी टर्म तो आपको अंदर दिख रही होंगी, और ऑब्वियस इधर लगाए तो इधर भी आपको लगाना पड़ेगा। देख सकते मैंने यहाँ डेल डेल आर लगा दी। ये तो टर्म आपको बनाना था, इसको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि ये टर्म आपकी बन गई, इसको तो बना रहे ना आप, तो इसको काय को डिस्टर्ब करते हैं। इधर आपको डेटिव निकालना पड़ेगा बेटा, इधर डेटिव। अब अगेन देखो बेटा यहाँ कौन से बच्चा है, थोड़ा सा बच्चे यहाँ मिस कर देते करके, मैं बार बार बोल रहा हूँ वेरिएबल बोलना सीखो। डेटिव आपका आर से चालू है, तो आर तो वेरिएबल हो गया, और z आपका पहले से बड़ा वेरिएबल था, यानी यहाँ दो वेरिएबल इंटू में आ गए बेटा। लेकिन नीचे वाली टर्म देखेंगे बेटा तो कांस्टेंट टर्म है, और कौन से बताया मैंने, कांस्टेंट टर्म जब भी वेरिएबल के डिवाइड में रही या इंटू में रही तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकलती है, ऊपर से माइनस नीचे से 2t, मैंने -1/2t को बाहर निकाल लिया। बाकी ये टर्म तो बेटा अब एज इट इज चलेंगी क्योंकि इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये तो हम एक्सप्रेशन बना रहे बेटा। यहाँ से -1/2t बाहर निकला, उसका रीज़न भी दिया बेटा मैंने, कांस्टेंट टर्म बाहर आती। कांस्टेंट टर्म कौन है, तो आर से कर रहे तो आर वेरिएबल, और एक जेड वेरिएबल आपका, तो इसमें आर भी दिख रहा और जेड भी दिख रहा, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, और डेरिवेटिव के अंदर देख सकते आर क्यूब जेड बच गया। चलो सामने की टर्म बेटा ये तो एज इट इज कॉपी सेंटर चलते रहेगा बेटा, इसका तो कोई विषय नहीं है, ये चलते रहेगा। -1/2t एज इट इज चलेगा। अब यहाँ आपका बैड लक बेटा, दो वेरिएबल इंटू में आ गई, क्योंकि डेरिवेटिव आर से चालू है तो आर भी वेरिएबल है, और जेड तो आपका बड़ा वेरिएबल है बेटा। तो जब दो वेरिएबल इंटू में आ जाते बेटा, तो आप पेज में देख सकते बेटा रूल नंबर 3, जंपिंग नहीं मारे बेटा, बेसिक ही नहीं आ रहा तो जंपिंग क्या मारना आपको, इतना पढ़ाई बात नहीं आता आपको तो जंपिंग क्या मारेंगे इसमें। तो रूल नंबर आप 3 देख सकते बेटा, प्रोडक्ट रूल लग रहा, फर्स्ट टर्म एज इट इज देख सकते हैं, रूल नंबर 3 लगा रहा बेटा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म देख सकते, फिर सेकंड टर्म एज इट इज, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म बेटा, डेरिवेटिव को प्रोडक्ट रूल नंबर 3 पेज में अपने एक पेज दिए थे आपको ₹1 का, उस पेज में सब कुछ है बेटा। फर्स्ट टर्म साइलेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म साइलेंट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, आगे और जाते हैं बेटा, ये सामने के पूरे टर्म आप देख रहे होंगे कॉपी पेस्ट है नीचे, बस इधर ही काम चल रहा बेटा। जेड क्यूब आर क्यूब दिख रहा, जेड हमारा बड़ा वेरिएबल है, मल्टीप्लाई कर दो डेल जेड बाय डेल आर, बड़े वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं डेल जेड अपॉन डेल आर, जेड आपको दिख रहा। और बेटा ये फॉर्मूला नंबर 3, डेरिवेटिव का पेज देखो, फॉर्मूला नंबर 3, डेरिवेटिव आर से चालू है, आर की पावर है, x⁴n का फॉर्मूला लगेगा बेटा, x⁴n का फॉर्मूला लगेगा, x⁴n का, तो फॉर्मूला लगता है बेटा n इंटू x⁴n-1, तो यहाँ 3-1 हो जाएगा बेटा, 3-1 हो जाएगा। और फाइनली बेटा कैलकुलेशन खत्म हुआ और आंसर आने जा रहा, कैलकुलेशन खत्म हुआ और आंसर आने जा रहा, देख सकते बेटा आप। ये टर्म सामने के चलते रहेंगे और ये आर क्यूब भी चलेगा बेटा। अब बात ट्विस्ट समझो क्या हुआ, अब बेटा आप एक डेरिवेटिव की टर्म निकाल रहे और उसके अंदर डेरिवेटिव आ गया, ध्यान में रखे बेटा, जब भी डेरिवेटिव वाली टर्म के अंदर डेरिवेटिव आ गया तो इसको डेरिवेटिव को गायब करना मैंडेटरी हो जाता है बेटा, इस डेरिवेटिव को गायब ही करना पड़ता।
तो 100% बेटा एक तो इसकी वैल्यू निकली हुई रहती या तो आपको निकालना पड़ता, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी, डेल जेड बाय डेल आर की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है। डेल जेड बाय डेल आर की वैल्यू कहीं ना कहीं निकली हुई है, मैं आपको बता दूं डेल जेड बाय डेल आर की वैल्यू कहीं ना कहीं निकली हुई है। देखो ये डेल जेड बाय डेल आर की वैल्यू अपनी निकली हुई है बेटा, तो ऊपर से मैंने डाल दिया, क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप तो डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं ना, तो डेरिवेटिव उसके अंदर नहीं आना चाहिए। और जब भी आया तो एक तो उसकी वैल्यू ऊपर दी हुई रहती या तो निकालना पड़ता है। तो देख सकते हैं माइनस आर जेड अपॉन टू टी दिया हुआ है, मैं डाल देता बेटा माइनस आर जेड अपॉन टू टी। मैं समझा दो बेटा आपको, ये आ गया बेटा आर क्यूब आपको दिख रहा होगा। और डेल जेड बाय डेल टी की वैल्यू बेटा मैंने ऊपर से डाला, डेल जेड बाय डेल टी की वैल्यू मैं ऊपर से डाला बेटा, ऊपर से बस समझ गया शायद, ऐसा उम्मीद करते हैं। और चलते चलते बेटा इसको सॉल्व कर लिया मैंने। 3 को पहले लिखा, आर लिखा, 3 में से एक गया, 3 में से एक गया, 2 बचता, और जेड को पीछे लिखा, अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखा, आर जेड पीछे। समझ में आ गया, उम्मीद करते समझा। यहाँ और जैसे ही आपने वैल्यू डाले बेटा यहाँ, तो और कैलकुलेशन हो गई, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस मेन यही था, बस 5-10 मिनट का क्वेश्चन है। और ऐसा लग रहा है स्पीड स्लो है, तो बेटा आप 2x में देखो, 1.5x में देखो, 1.5x में, 1.25 में देखो। हाँ ठीक है, अब हमारा काम ऐसा है कि समझा कि दे दे भैया आपको सामने की टर्म बेटा देख सकते हैं अभी भी चलते रहेंगी। क्यों? क्योंकि बेटा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए बेटा थोड़ा गौर से, आर क्यूब और आर है बेटा, तो आर की पावर और एक बढ़ जाएंगी, बाकी तो एज इट इज़ आपको सब दिख रहा हूँ। और इतने देर के बाद बेटा बाहर की टर्म से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे, ऑब्वियस बेटा ब्रैकेट के सामने संख्या रही है तो अल्टीमेटली उसको बाहर से अंदर भेजना ही है आपको, बट कब? जब अंदर का सब काम हो गया जब भेजे। और देख सकते हैं अभी अंदर जा रही टर्म इसके पास भी जाएंगी और इसके पास भी जाएंगी बेटा, ये टर्म इसके पास भी आएंगी और ये टर्म ऑब्वियस है इसके पास भी जाएंगी। सामने की टर्म तो चलती रही बेटा, सामने की टर्म तो आपकी देख सकते हैं चलती रहेंगी, इससे तो कोई मैटर नहीं। अब इतना तो समझना चाहिए बेटा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सामने प्लस लिखते नहीं, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करें सेम है। और 2t से 2t को मल्टीप्लाई तो बेटा ये 4t स्क्वायर आ गया, 2 2 ज़ा 4 और t स्क्वायर आ गया। इसी तरह इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई तो 3 आर स्क्वायर जेड आ गया, और नीचे 2t आ जाएगा बेटा, उम्मीद करते हैं समझा। बाहर के टर्म से ओपन कर दिए। और फाइनली देखो ऐसा लगता है आपको ये खत्म हुआ ना बेटा, ये आ गया बेटा। अब और एक बार ऊपर जाओ, इसके सामने कुछ ना कुछ लाना है अपने को, तो और जाएंगे अपन ऊपर बेटा और देखेंगे। इतनी सारी टर्म तो आपने बना ली बेटा, इतनी सारी टर्म तो बना ली, ये पूरी टर्म आपने बना ली बेटा। अब फाइनली बेटा उसके सामने 1/r स्क्वायर भी लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/r स्क्वायर ऑन बोथ साइड बेटा, ऑब्वियस है पूरी एक्सप्रेशन आपने बना ली। फाइनली बेटा पूरी एक्सप्रेशन बना ली आपने, देख सकते हैं ये मैंने कर दिया बेटा। ये टर्म तो बन गई थी, बट इसके सामने 1/r स्क्वायर होना बेटा, तो ऑब्वियस है 1/r स्क्वायर लाने के लिए बेटा अब हम मल्टीप्लाई कर दिए 1/r स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बस ये आ गया बेटा, बस फाइनली 1/r स्क्वायर आ गया बेटा। तो देख सकते हैं इसके भी सामने मैंने 1/r स्क्वायर लगा दिया, देख सकते हैं ये पूरी टर्म के सामने 1/r स्क्वायर, और ये पूरी टर्म के सामने बेटा देख सकते हैं 1/r स्क्वायर आ गई। अब ये आपकी पूरी एक्सप्रेशन बन गई बेटा, ये आपका LHS था, जो भी RHS LHS होगा ये बन गया एक साइड। और ऑब्वियस है बेटा ये सामने है तो ऑब्वियस है ब्रैकेट तो ओपन होगा, इससे इसको ओपन, इससे इसको ओपन। अब जिसके बेसिक अच्छे बेटा वो डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेता, आपका बेसिक वीक है, मैं जस्ट आपके लिए एक और स्टेप बीच में लगा रहा बेटा, एक और स्टेप में बीच में लगा रहा बेटा, एक और स्टेप आपके लिए लगा रहा मैं, बस थोड़ा सा जगह न बना दो ताकि मैं एक स्टेप बता दूँ। जिसको आता बेटा मैं आपको बता ही नहीं रहा, बट बहुत सारे बच्चे बेटा इनको कितना भी बता दो तो समझता नहीं, तो ऐसी स्टेप पढ़ाना पड़ता बेटा कि बच्चों को समझ जाए। ठीक है, तो मैं ये बता रहा बेटा, ये तो पूरा कॉपी पेस्ट है बेटा। सामने का 1/r स्क्वायर ऊपर जा रहा है, तो मैं आपको सिखाना चाह रहा 1/r स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना बेटा, 1/r स्क्वायर को ऊपर भेजना है ना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर देना। बोलो बेटा क्या आ गया, r⁴z डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर t स्क्वायर, ऐसा नीचे। एक बार और बेटा, 1 से 1 ऊपर मल्टीप्लाई, r स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई बेटा, तो ऊपर आएगा 3r स्क्वायर z ऊपर एज इट इज, और r स्क्वायर से नीचे तो 2t r स्क्वायर आ जाएगा, जो भी है आगे पीछे आप लिख सकते हैं 2t r स्क्वायर, जो भी लिखना है। इसको भी वैसे लिख देता मैं, इसको भी वैसे लिख देता, तकलीफ ना हो आपको। 4t स्क्वायर को लिखा बेटा और r स्क्वायर पीछे लगा दिए, उम्मीद करते हैं समझा बेटा। r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके बता बेटा, सामने की संख्या से अंदर, और यहाँ आप देखिए बेटा तो अब ये कैंसिल हो जाते बेटा, देख सकते हो बेटा यहाँ r की पावर 2 से r की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 पावर बच गई r की, और साथ में z है, नीचे 4t स्क्वायर आ गए।
यहाँ बेटा पूरा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो आप देख सकते हैं 3z/2t आ गया। तो फाइनली आप देख सकते हैं बेटा आपका ये पूरे एक्सप्रेशन का ये वैल्यू आ गया। उम्मीद करते हैं भाई थोड़ा लेंदी था बट हो गया, बट अब आसान है, 4-5 मिनट का क्वेश्चन है अब इसके बाद। तो ये आपका पहला साइड बना बेटा, इतनी मेहनत के बाद आपने पहला साइड बना बेटा, इधर वाला साइड बना है, इधर वाला ये वाला। अब ये दोनों आपस में इक्वल है बेटा, तो ये तो बना लिया आपने, तो अब ये बनाइए अपन। तो अब ये से बेटा जब आपने नीचे आर था तो डिफरेंशिएट आर से करे थे इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये बनाना है del z by del t, तो ऑब्वियस है बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 को जिस तरह आपने आर से करे थे, अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को टी से करेंगे तो ऑब्वियस है del z by del t बनेगा, ये बनाना है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 को बेटा टी से डिफरेंशिएट करके ये बनाइए अपन, तो ठीक है। तो ध्यान रखिए बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको अब हम टी से डिफरेंशिएट करने जा रहे थे बेटा, देख सकते हैं अब नीचे सब लिखा हुआ है, करके अपने लिख के रखिए, ज़्यादा टाइम पास ना हो। अब देख सकते बेटा ये मैंने लिखा, नाउ पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बेटा इक्वेशन नंबर 1 जहाँ भी दिया था मैंने उसको पार्शियल डिफरेंशिएट हम टी से कर रहे बेटा, टी से कर रहे। तो आप देखेंगे मैंने आपकी किस्मत अच्छी, इक्वेशन नंबर 1 को पहले लिखा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को लिखा। अब यहाँ मैंने सादा डेरिवेटिव लगा दिया, मैं पार्शियल लगा देता, सादा डेरिवेटिव लग गई है, सादा नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन चालू है तो पार्शियल डेरिवेटिव लगाना पड़ता। ये हमारी बेटा इक्वेशन नंबर 1 है, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है, ऊपर थी लिखी हुई, मैंने उसको नीचे कॉपी करके लाया। तो चलो भाई बस लास्ट बेटा पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। चलो बेटा पार्शियल आप टी से कर रहे हैं तो टी आपका वेरिएबल होगा बेटा, लेकिन ध्यान रखिए बेटा टी तो हमारा छोटा वेरिएबल है, लेकिन क्वेश्चन में एक बड़ा वेरिएबल रहता है जिसको हमने जेड बोले थे। तो अगेन बेटा यहाँ चेन रूल लगेगा, चेन रूल क्यों लगेगा वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि डे टू टी से चालू है तो लॉग के अंदर बेटा वेरिएबल टी आना चाहिए था, तो वेरिएबल टी ना आते हुए वेरिएबल जेड आ गया। तो 2 मिनट के लिए इस जेड को आप टी ना बोलते हुए एक्स बोलना है आपको, तो इसको डेरिवेटिव बोलो, इसको लॉग बोलो और इसको एक्स बोलो बेटा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता 1/x, 1/x होता भाई, 1/x होता, तो 1 तो लिख दिया मैंने, लेकिन x की जगह z आया तो z को लिखा भी और उसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता बेटा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता, चेन रूल, ठीक है। इधर देखिए बेटा इस टर्म को डेरिवेटिव आपका t से चालू है तो देखिए t में तो n कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया बेटा, तो डेरिवेटिव के अंदर log t बचा, मैंने सादा डेरिवेटिव लगा दिया बेटा, ये सादा नहीं होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए। चलो आगे, डेरिवेटिव हमारा t से चालू है तो आप गौर करेंगे बेटा ये आर स्क्वायर है ये टी है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती बेटा, टी वेरिएबल है आपका तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म इनटू और डिवाइड में है, तो ऊपर से आर स्क्वायर नीचे से 4 बाहर आया, तो बेटा डेरिवेटिव के अंदर 1/t बचा। अगेन बेटा मैंने गलती से ये सादा डेरिवेटिव लिख दिया, हालांकि होता कुछ भी नहीं, बट पार्शियल डेरिवेटिव बेटा चालू है तो पार्शियल डेरिवेटिव लगाना पड़ता। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझा, ठीक है सब, उम्मीद पे काम चले बेटा। चलो आंसर आ गया बेटा फाइनली, del z by del 1/z जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू t, del z by del t, बड़ा वेरिएबल है बेटा मल्टीप्लाई कर देते, और n जैसा का वैसा, बिल्कुल सर। और बेटा ये log t विथ रिस्पेक्ट टू t, आप फार्मूला नंबर बेटा 5 देख सकते, 6 नंबर देख सकते, log x का डेरिवेटिव 1/x होता तो log t का डेरिवेटिव 1/t हो जाएगा, 1/r² दिख रहा, सॉरी r²/4 दिख रहा। फॉर्मूला नंबर आप देख सकते बेटा 20 नंबर फॉर्मूला है पेज में, 1/x का डेरिवेटिव, बहुत सारे बच्चे log x बोलते बेटा, log x इंटीग्रेशन होता बेटा, मैं डेरिवेटिव की बात बोल रहा बेटा, -1/t² होता बेटा। और फाइनली आप देख सकते बेटा ये सामने के टर्म एज इट इज़ है, n का n, ऑब्वियसली ये दोनों मल्टीप्लाई में थे पहले से, तो n का n होगा, ऑब्वियसली ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, सामने ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, 1 × r² और 4t² आ गया बेटा। अपने को वैल्यू किसकी निकालना है, del z by del t की, तो ऑब्वियस है बेटा ये z को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये del z by del t और ये डिवाइड का z बेटा यहाँ 2 टर्म प्लस में है तो ब्रैकेट के बाहर आ गया, क्योंकि जब 2 टर्म प्लस में रहते हैं तो ये z दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड का z ट्रांसफर हो गया, और फाइनली बेटा z ने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, z से ऊपर मल्टीप्लाई तो nz/t, और z से इसको मल्टीप्लाई तो r²z/4t², और फाइनली बेटा आपका दूसरा आंसर भी आ गया, आपके दोनों आंसर आ गए बेटा, दोनों आंसर आ गए, पहला आंसर भी निकाल के रखे आपने एक्सप्रेशन का, ये इतनी बड़ी एक्सप्रेशन का, और दूसरा आंसर भी निकाल के रख लिया बेटा। अब ये दोनों आंसर निकाल लिए बेटा, अब ये दोनों आंसर को इक्वेट करना है, क्यों इक्वेट करना है,
क्योंकि ये आपको दिया हुआ था बेटा, बट वी हैव टू गिवन ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा, ये दोनों आपस में इक्वल है। शो डेट नहीं करना है बच्चे, शो डेट ही समझते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये आपको दिया हुआ है। इसकी वैल्यू इसके नीचे, इसकी वैल्यू इसके नीचे डाल के सॉल्व करना है। तो इसको भी हमने बना लिए और इसको भी हमने बना लिए। तो बट मैंने लिखा बेटा ये जो गिवन था ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दिया हुआ था। तो मैंने नीचे लिखा पहले, बट वी हैव टू गिवन दिस टू वैल्यू आर इक्वल, वी हैव टू गिवन दिस टू वैल्यू आर इक्वल। देख सकते हैं ये दिया, बट यानी दिया हुआ आपने को, ठीक है। अब मैं दोनों की वैल्यू डाल रहा बेटा, सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू डाल रहा। आप देख सकते हैं ये वैल्यू अपन ऑलरेडी इतनी मेहनत से डब्बा नंबर 1 निकाल चुके बेटा, बॉक्स नंबर 1 ये निकाला बेटा मैंने। ये वैल्यू मैंने सेम कॉपी करके नीचे लिखा बेटा, आप देख सकते हैं बेटा। उम्मीद करते हैं ऊपर से समझ गया होगा। और ये वैल्यू तो बेटा अभी आपने एकदम गरम गरम ऊपर ही निकाले, देख सकते हैं एकदम गरम है बेटा, यहीं से ये डाल दिया मैंने वैल्यू बेटा। तो मैं थोड़ा एरो कर दूँ ताकि आपको समझे, ये इसकी वैल्यू है बेटा और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। और अब कुछ भी नहीं बेटा, अब इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालना है बेटा। तो देखो मैंने आपके लिए जंपिंग नहीं करा बेटा, बेसिक स्टेप किया। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो ये सेम दिख रहा है बेटा, ये भी इधर प्लस का है, ये भी इधर प्लस का है। तो मैंने क्या करा बेटा, ये प्लस की वैल्यू को उधर भेज दिया। तो ये तो आपको इधर दिख रहा, ये सब इधर दिख रहा, और ये प्लस वाली वैल्यू इधर आके माइनस होगी। जस्ट आपके लिए बेटा समझाने के लिए, ये सेम टर्म है और अपोजिट साइन है, गेट कैंसिल बेटा, ये बच गया, ठीक है। अगर जो आपके बेसिक अच्छे है बेटा, तो अब आपको एन की वैल्यू निकालना है बेटा, एन की, एन कहाँ है पहले देख लो, ये एन है बेटा। तो ये एन निकालना है बेटा, तो ये डिवाइड का टी उधर इंटू में जाएगा और इंटू का जेड डिवाइड में आएगा। तो मैंने वो बेसिक करके दिखाया बेटा, ये सेम, और डिवाइड का टी मैंने ट्रांसफर किया, क्यों, क्योंकि मुझको एन की वैल्यू निकालना है। और इंटू वाला जेड डिवाइड में आ गया बेटा, इंटू वाला जेड डिवाइड में आ गए। और ऑब्वियस बेटा एन की वैल्यू निकलने वाली है, तो देख सकते हैं आप कौन कौन कैंसिल होगा बेटा यहाँ। तो देखिए यहाँ टी से टी गेट कैंसिल आउट, और यहाँ जेड से जेड कैंसिल आउट, और फाइनली बेटा देख सकते हैं आप एन की वैल्यू आ गई आपकी -3/2 बेटा। तरीका कुछ भी हो सकता है बेटा, अब इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, कैसा तरीका है, ये अपना अपना तरीका है। लेकिन टेंशन ना ले, आपके बुक्स में भी ऐसी है सेम, और अच्छा तरीका है, डेटिव आसान जाता। और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका डेटिव अच्छा है तो आप डायरेक्ट करें, वो भी बढ़िया रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं। और रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है बेटा, डेटिव है, आप कैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए, आंसर तो आ गए। एन की वैल्यू -3/2 है। तो इस तरह बेटा ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, अब इस पर एक लाइक तो बनता है यार, लाइक में कंजूसी ना करे बेटा, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। लाइक और शेयर भी करो, जितने सारे बच्चे भाई, सबका फ़ायदा हो जाए, सबका साथ सबका विकास कॉन्सेप्ट लगाए भाई, ठीक है। तो ये जितना शेयर होता, मैं तो बोल रहा पूरे बाटू यूनिवर्सिटी में शेयर कर दो। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बेटा, जो अभी तक यूनिवर्सिटी पेपर में नहीं आया बेटा, इतना बेस्ट क्वेश्चन है बेटा। बट ध्यान रखिए कॉलेज के टेस्ट में आते रहता, कॉलेज की एग्ज़ाम जो होती थोड़ी हायर लेवल पे होती, टेस्ट वगैरह थोड़ा टफर क्वेश्चन आते। एंड एग्जाम में आप देख सकते बेटा, मेरे बोलने पे नहीं, आप पेपर देख सकते हैं, 10 के 10 पेपर, उसमें नहीं आया हुआ है, ये था मेरा कहना ये भी, ठीक है। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, क्वेश्चन इजी ही रहते, बस लेंदी और साइज मैटर करती। और इसमें बहुत सारे स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, मुझको समझाना था, मैं फ़ोटो दे रहा, आप फ़ोटो ले सकते, ठीक है। तो ये शेयर भी करें बेटा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जहाँ जहाँ बाटू यूनिवर्सिटी है सबको भेजें, ताकि लगे उनको कौन से लेवल से पढ़ाया जा रहा। यवतमाल गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत हायर लेवल पे मैथ्स चल रहा है अपना, ठीक है। ध्यान रखिए, सब जहाँ तक जाता हूँ वहाँ तक शेयर करें इसको, साहब जानबूझ के शेयर करें। क्या पढ़ रहे हैं हम, क्वालिटी एजुकेशन पढ़ रहे बेटा, ठीक है। तो जहाँ तक है वहाँ तक शेयर करें, दूर दूर तक जाना चाहिए, बढ़िया बेटे ले लें। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, M1 का सबसे बेस्ट क्वेश्चन बोलना चाहिए। बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, बिकॉज अब हमारा धंधा है तो हमको ये चीज़ें आ जाती, बट कैसा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। तो मिलते बेटा अगले वीडियो में हम ऐसे ही ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले इस क्वेश्चन को बेटा, हाँ, हर एक जहाँ जहाँ बाटू यूनिवर्सिटी वहाँ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते अगले वीडियो में।